हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त संदीप पूनिया आपका स्वागत करता हूं नई क्लास में। नई क्लास का टॉपिक है मेटल एंड नॉन मेटल। और अब अपने इनों के बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं कि मेटल क्या होता है और नॉन मेटल क्या होता है। मेटल मेटल जितने भी ऑलमोस्ट ऑल एलिमेंट्स का 98% एलिमेंट्स मेटल है और 2% मेटल नॉन मेटल है। जो मेटल होगा वो आपको, जो उनकी फिजिकल क्वांटिटी होगी वो आपको सॉलिड मिलेगी, और नॉन मेटल के अंदर आपको लिक्विड और गैस मिलेगी। मेटल के अंदर आपको कुछ अपवाद मिलेंगे जैसे मरकरी, सीडी एंड एक्सेट्रा, और नॉन मेटल के अंदर भी आपको कुछ अपवाद मिलेंगे। और अब अपने इनों को थोड़ा सा डीपली जान लेते हैं। अब मैं आपको कुछ पीरियोडिक टेबल के बारे में बताने जा रहा हूँ। उसके अंदर मेटल और नॉन मेटल को इजीली डिफाइन करने के लिए आपको बता दूँ, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कुछ इस हिसाब का होगा। मैंने आपको जस्ट एग्जांपल दिया है। जो ये पहले दो ब्लॉक होंगे, ये वाले, ये होंगे मेटल। इस हाइड्रोजन को छोड़कर सभी मेटल होंगे, और यहाँ से लेकर ये सभी होंगे नॉन मेटल। और इसके अंदर इजीली आप डिफाइन कर पाएंगे। और जो यहाँ पर होंगे वो होंगे ट्रांजैक्शन। नॉर्मली अपने जिस भी क्लास में जाते हैं अपना कुछ लिखवाते हैं, मैं भी लिखवा देता हूँ आपको, लेकिन आपको पीरियोडिक टेबल देखकर आपको पता चलना चाहिए कि कहाँ पर मेटल है, कहाँ पर नॉन मेटल है, कहाँ पर ट्रांजिस्टर मेटल है। आगे आने वाली क्लासों में मैं इनों में डिफरेंस बताऊंगा कि ट्रांजिस्टर मेटल और मेटल के अंदर क्या डिफरेंस है, और मेटल एंड नॉन मेटल का आज अपने इसी क्लास में करेंगे। अब अपने कुछ फिजिकली इनके बारे में जानते हैं। मेटल और नॉन मेटल के बारे में। मेटल होगा, उसकी हाई मेल्टिंग पॉइंट होगा, हाई बॉइलिंग पॉइंट होगा नॉर्मली। अब इसके कंपैरिजन में नॉन मेटल का लो होगा, और ये शाइनी होगा। आपने मेटल्स देखे होंगे मार्केट के अंदर, जैसे स्टील हो गया, एल्युमिनियम हो गया, ये शेप की शाइन होती है इनों पे। जो अपनी गाड़ियाँ आती हैं उन्होंने आपने देखा होगा कि ये शाइनी होता है, लेकिन ये थोड़ा डल डल होगा। अब ये एक नाम होता है डक्टली। ये डक्टली होगा, ये डक्टली नहीं होगा।
नो। अब नॉर्मली को इसका मतलब नहीं पता होगा। अब इसका मतलब ये होता है जैसे गोल्ड हो गया, एल्यूमिनियम हो गया। एल्यूमिनियम की एक पतली तार होती है, मतलब थिन वायर होती है। अब मेटल की तो थिन वायर बन सकती है, लेकिन नॉन मेटल की थिन वायर नहीं बन सकती। इसकी अपने देखते हैं कि सिल्वर की कुछ लोग अपने घरों के अंदर, जो गेट के अंदर होते हैं उसके अंदर लगाते हैं, लेकिन नॉन लिक्विड की तार कैसे बनाएंगे? गैस की तार नहीं बनेगी, मेटल की ही, क्योंकि ये सॉलिड में होता है। होते हैं इसकी, मैं लिख देता हूँ कुछ नेम, जैसे हार्डनेस, डेंसिटी। हार्डनेस इसकी हाई होगी, इसकी कंपैरिजन में लो होगी, लो नहीं होगी, इसके कंपैरिजन में लो होगी। डेंसिटी इसकी हाई होगी, लेकिन इसके कंपैरिजन में इसकी लो होगी। आपको हार्डनेस डेंसिटी के बारे में कुछ डीपली जानना है कि क्या होता है, तो आप मेरे पीछे की वीडियोस देख सकते हैं। और अब मैं इसकी आगे की रिएक्शंस शुरू करने जा रहा हूँ कि ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करने पे क्या होगा, एसिड के साथ रिएक्शन करने से क्या होगा, मेटल के साथ रिएक्शन करने से क्या होगा। चलो अब शुरू करते हैं। अब रिएक्शंस शुरू करने से पहले कुछ अपने छोटी छोटी बातें देख लेते हैं जो रिएक्शंस के लिए काफ़ी ज़रूरी है, जैसे आयनाइजेशन, इंथैल्पी। ये बहुत ज़रूरी है, आधे बच्चों को समझ भी नहीं आती, 12th कर लेते हैं फिर भी, लेकिन ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। बताता हूँ कैसे। यहाँ पर अपने पास कोई एलिमेंट है, मैंने इसकी एक रिएक्शंस करवाई, मान लीजिए हीट की प्रेजेंस में। आप ये कहेंगे सर आपने किसी की प्रेजेंस क्यों दिखाई, नॉर्मली चीज़ें होते हैं वो कुछ इस तरह दिखा देते हैं, वो कहते हैं आयनाइजेशन हो गई। तब तक कुछ प्रेजेंस नहीं होगा, तब तक इलेक्ट्रॉन्स निकलेगा कैसे, इस पे पॉजिटिव आयन आएगा कैसे? पॉजिटिव तभी आएगा तब इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा। और ये एक एलिमेंट है कंप्लीट, तब इससे ये बाहर निकलेगा तभी आयनाइजेशन एंथैल्पी होगी। अब नॉर्मली देखते हैं अपने, जैसे I1 ग्रेटर देन I2, I2 ग्रेटर देन I3। अब इस चीज़ को समझने के लिए मैं आपको कुछ बताता हूँ। मान लीजिए कि आपको 10 रुपये हैं आपके पास, मान लीजिए यू हैव ए 10 रुपीज़, देन यू गिव फ्रेंड 1 रुपी ईजीली। जैसे आपने अपने दोस्त को 10 रुपये हैं आपके पास, आपने अपने दोस्त ने आपके आपसे 10 रुपये से 1 रुपया मांगा, आप दे देंगे। आपको 10 रुपये की नीड है, आपने कहा कोई बात नहीं मैं 1 रुपया दे देता हूँ। जब आपको 2 रुपये देने होंगे उसे, तो आपको और ज़्यादा फोर्स होना पड़ेगा। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ कि मान लीजिए यहाँ पर एक न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस है, 1 2, इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन, तीन इलेक्ट्रॉन्स, मानते हैं ये कंडीशन। अब यह सारे इसकी तरफ अट्रैक्शन दे रहे हैं, अब मानिए कि मैंने इसके ऊपर कोई और जैसे हीट दी, इसे हीट देने के बाद ये वाला ये यहाँ से बाहर निकल गया, हीट देने के बाद 1 इलेक्ट्रॉन बाहर आ गया। अब मैं दूसरी बार इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालूंगा, तो मुझे ज़्यादा हीट देनी पड़ेगी, ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, तब कहते हैं I1 ग्रेटर देन
I2। अब आया आपको समझ में। अब इसके दो, एक तो है आयनाइजेशन एंथैल्पी और एक है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। आपको बताता हूँ आयनाइजेशन एंथैल्पी। आयनाइजेशन एंथैल्पी, अब मैं इसमें आपको अच्छी तरह बता दूँ, इसके अंदर जस्ट उल्टा होता है। जैसे एक एक्स है, मतलब एक एलिमेंट है अपने पास, उसके पास एक इलेक्ट्रॉन माइनस का, इलेक्ट्रॉन के पास माइनस ही होगा, और उसके बाद आता है यही पॉजिटिव का साइन। अब इसको इसके अंदर जोड़ने के लिए आप कहेंगे सर इसमें प्रेजेंस दिखाती है। नॉर्मली मैं हीट दिखाता हूँ, वही दिखाऊंगा। तो किसी भी एलिमेंट को जोड़ने और अलग करने के लिए हीट की प्रेजेंस या सनलाइट की प्रेजेंस नॉर्मल होती है। ठीक है। और अब आपको पता ही है, जैसे मैंने पहले बताया था, इसके अंदर भी एनर्जी होती है, I1, I2, I3। अब इसके अंदर क्या होता है, जैसे यही है, यह हो गया एक न्यूक्लियस। अब इसके अंदर आप इन्हों के निशान खुद लगाएंगे, मैं नहीं लगाऊंगा, दिखाता हूँ आपको। जैसे एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, एक यहाँ पर है। ये इन सब की तरफ अट्रैक्शन है, लेकिन मैंने एक न्यूक्लियस से और दे दिया, मतलब मैंने यहाँ दे दी। अट्रैक्शन होगा पर लो होगा। फिर मैं एक और ले गया यहाँ पर, इसका अट्रैक्शन होगा लेकिन इसके बजाय लो होगा। अब उसमें क्या होता था, ऐसे होता था, इसमें इसका अट्रैक्शन सबसे ज़्यादा, इससे उसका कम, इससे उसका कम। और जो आपसे वो पूछता है उस हिसाब से होगा। उस वो अट्रैक्शन पूछता है तो आपको ये लगाना पड़ेगा, अगर रिपल्शन पूछता है तो आपको अपोजिटली साइंस देने होंगे। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में आपको पता ही है कि जिसमें अटैचमेंट होती है। और बाकी मैं आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में थोड़ा डीपली बता देता हूँ। जैसे कि दो एलिमेंट्स, जैसे मेटल प्लस नॉन मेटल जुड़ते हैं आपस में, उन दोनों के अंदर आयंस की, इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होती है। उसी शेयरिंग को इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं और एक कंपाउंड बनाते हैं। तो थोड़ा बहुत और भी पता होना चाहिए इन सब चीज़ों के बारे में, जैसे कि वैलेंसी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। वैलेंसी मेटल और नॉन मेटल में। मेटल के अंदर जो वैकेंसी जो होगी वैलेंसी, वो होगी 1, 2, 3, प्रोबेबली 0 नहीं होती। लेकिन इसके अंदर, नॉन मेटल के अंदर शुरू होती है 4 to 7 या मोस्टली 8। और नोबल गैसेस के अंदर होती है 0। इसे नोबल गैस किसी के साथ रिएक्शन नहीं करती, इसलिए 0 का नहीं पढ़ते। अब आप कहोगे सर ये कैसे हो गया, ये कैसे हो गया। 9th क्लास का चैप्टर है जिसके अंदर आपने देखा होगा, जो नॉर्मली टीचर्स बताते हैं, NaCl +1 होती है इसकी वैलेंसी -1 होती है। तो अब आपको वहाँ पर वो क्रॉस वाला सिस्टम बताया होगा, लेकिन क्रॉस नहीं होता। इसके पास एक इलेक्ट्रॉन्स खाली होता है कुछ इस हिसाब से, जैसे Na के पास एक खाली है और Cl के पास भी एक है। इसके पास प्लस का है, इसके पास माइनस का है, दोनों मिल प्लस माइनस अट्रैक्शन करेंगे और एक कंपाउंड बना देंगे। जैसे
Al O, Al की वैलेंसी होती है 3, O की होती है 2। अब पिछले साल आपने ये देखा होगा Al2O3, जैसे MgO, Mg की होती है +2, ऑक्सीजन की होती है -2। ये थोड़ा 9th का टॉपिक है, मैं थोड़ा पीछे चला गया था कि अपने केम रिएक्शंस शुरू करते हैं और इस टॉपिक को करने की कोशिश करते हैं। फिर नॉन मेटल्स की 2-3 रिएक्शंस हैं, शुरू करते हैं। जैसे कि मानिए कि मेटल को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाया जाए तो क्या होगा। नॉर्मली देखा जाए तो ये रिएक्शंस बनती हैं, जो मैं आपको लिख देता हूँ। मेटल प्लस ऑक्सीजन बना लेगा मेटल ऑक्साइड। तो चौक खत्म होगा, चौक और लेते हैं। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, ये आपको बता दिया मेटल ऑक्साइड। जैसे मेटल में ले लिया था अपने कॉपर, ऑक्साइड में ले लिया O2 CO, ये हो गया। इसके ऊपर +2 होती है, इसके ऊपर ये +2 होती है, बाकायदा ये 2 मोल है जो +4 हो गई, ये करती है, मतलब कॉपर ऑक्साइड। अब मैं आपको एक साथ बता देता हूँ आपको। जैसे मेटल एसिड प्लस बेस के साथ रिएक्शन करते हैं तब क्या होता है। सीधा मेटल एसिड के साथ रिएक्शन नहीं कर पाएगा, तो अपनों का सबसे पहले क्या बनाना होगा, मेटल को मेटल ऑक्साइड बनाना पड़ेगा। अपनों कॉपर को बना लिया था, लेकिन मैंने आपको पहले बताया था कि जो पीरियोडिक टेबल में इस साइड होते हैं, जो राइट हैंड साइड होते हैं, वो मेटल होते हैं। लेकिन मैंने आपको कॉपर बताया, कॉपर ट्रांजिस्टिव मेटल आ गया। अपने उसी को देखते हैं पहले, जो अपने को करना है। जैसे AlO2 की रिएक्शन करवाते हैं, करवाई, तब अपने को कुछ ये एलिमेंट मिला। अब मैं इस एलिमेंट की, ये क्या होगा, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। अब मैं इस एल्यूमिनियम ऑक्साइड को एसिड के साथ रिएक्शन कराऊंगा और बेस के साथ भी। अब मैंने इसके साथ रिएक्शन करवाई तो कुछ रिएक्शन ये हुई, Al लगा और Cl3 लगा। बाहर मेरे पास अब बचा क्या है, ऑक्सीजन के 3 मोल बच गए, HCl 3 लिए थे, मतलब H2। जो मैंने पहली एक क्लास में आपको करवाया था कि जैसे कि आप एसिड के साथ कोई भी रिएक्शन करते हो तो आपको वाटर मिलेगा। साल्ट के अंदर जो NaCl था उसके अंदर वाटर मिलता था, पिछली क्लास में बताया था आपको, वही है सेम। और अब मैं आपको बताता हूँ, बेस के साथ रिएक्शन कराते हैं तब क्या होता है। बताता हूँ बेस के साथ रिएक्शन करवाने पर क्या होता है। जानते हैं कुछ फैक्ट्स, जैसे कि अपनों ने निकाला था मेटल ऑक्साइड।
मानिए कि मेटल ऑक्साइड की मैं रिएक्शंस कराता हूँ वाटर के साथ, मतलब H2O के साथ, तो अपनों को क्या मिलेगा देखते हैं। जैसे Na2O, पता है मैंने देखा, आपने ये मोलिक्यूल नहीं देखा हो, लेकिन फिर ये बताता हूँ मैं। Na2, इसकी रिएक्शन करवा दी मैंने H2O के साथ, तो अब यहाँ पर मिलेगा अपनों को NaOH प्लस H2O, मतलब बेस मिल गया। एक रिएक्शन और देखते हैं, जैसे K2O वाटर के साथ करवाई, तो अपनों को मिल गया KOH। अब अपने यहाँ पर बता सकते हैं कि अपनों मेटल ऑक्साइड को वाटर के साथ रिएक्शन करवाई, तब अपनों को मिल गया बेस। आप ये लिख लीजिए, और अब मैं आपको आगे बताता हूँ। पढ़ा था, याद हो तो आपको, कि जैसे मैंने एक मेटल को डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्शन करवा दी, अब अपनों को साल्ट मिल जाएगा प्लस वाटर मिल जाएगा। ये मैंने शायद पिछली क्लास में आपको बताया था। अब इसके अंदर आप देख सकते हैं, जैसे कि मेटल के अंदर मैंने ले लिया Na, डाइल्यूट साल्ट में मैंने HCl ले लिया, यहाँ पर हाइड्रोजन निकलेगा, यहाँ पर बन गया NaCl प्लस H2। इसके 2 मोल ले लो, इसके भी 2 मोल ले लो, ठीक है। सिंगल मोल लेते हो तो अभी हाइड्रोजन बाहर निकल जाएगा। और अब मैं आपको कुछ फैक्ट्स और बता देता हूँ। वैसे मेटल्स कंप्लीट ही हैं, कोई बड़ा टॉपिक नहीं है मेटल का। मेटल में लमसम मोस्टली आपका कंप्लीट हो चुका है, तो चौक ख़त्म हो गया। अब मैं आपको कुछ मेटल के बारे में एक बताता हूँ, जैसे और आपके बुक में होगा, आपको भी ये समझ नहीं आया होगा कि और क्या है। और एक अनडिफेक्टेड, या ऐसे कह लीजिए कि रॉ मटेरियल है। अब ये रॉ मटेरियल किसका है? ये रॉ मटेरियल है मेटल का। जैसे हिंदी भाषा में बोला जाए कच्चा माल, जैसे कि पहले कच्चा लोहा होता है, उसे प्योरीफाई करना पड़ता है। उस प्योरीफिकेशंस को की जो प्रक्रिया अपने और के अंदर पढ़ेंगे। अब सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि और क्या होता है। और का जैसे ही और नाम आए तो रॉ मटेरियल किसका? मेटल का। और अब मैं आपको बताता हूँ कि रॉ मटेरियल को कुछ पार्ट्स में डिफ़ाइन किया गया है। इधर कुछ टर्म्स है जो मैं आपको डिफ़ाइन करना चाहता हूँ। जैसे एक ये टर्म्स है कि आपके बुक के अंदर ये नेम लिखा होगा, क्या ये है इम्प्योरिटी ऑफ मेटल। इम्प्योरिटी ऑफ मेटल लिख लीजिए, एलिमेंट लिख लीजिए, जो आपको सूट करता है वो लिख लीजिए। और अब मैं आपको और के बारे में कुछ अच्छी तरह से बताता हूँ, देखते हैं। इन तीनों के बारे में बताने जा रहा हूँ। और के नीचे मैंने ये 3 प्रकार लिख दिए, लेकिन अब ये प्रकार और के नहीं है। ये और से मतलब कच्चे माल से या रॉ मटेरियल से एक प्योर मटेरियल, प्योर मेटल निकालने के लिए इन 3 मेथड का यूज़ किया जाता है। अब कैसे पता चले, हाउ टू नो, कैसे पता चले कौन सा मेथड कौन से मेटल के लिए लगाना है? तब मैंने एक
तो मैंने सभी मेटल्स लिए और उनको अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड कर दिया कि कौन सा हाई रिएक्टिव है, कौन सा मीडियम रिएक्टिव है, कौन सा लो रिएक्टिव है। जो हाई रिएक्टिव थे मैंने उनको साथ ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं की। मैंने उनके साथ सबसे पहले इलेक्ट्रोलाइसिस करवाया उनका। इलेक्ट्रोलाइसिस किया और फिर जो मोल्टन मटेरियल बचा, मोल्टन मटेरियल होता है बहुत ही ज़्यादा टेम्परेचर पे गर्म किया जाता है उसे, और उसके बाद में मुझे सीधा प्योर मटेरियल मिल गया, मतलब प्योर मेटल। अब आप कहेंगे सर ये तो इसके अंदर हो गया रियल में। तब आप एमएससी करोगे तब आपके फाइनल ईयर के अंदर ये टॉपिक आएगा कि किस तरह से जब आप एक अच्छी यूनिवर्सिटी से करते हो तो बेसिकली आपको ये सब कुछ प्रैक्टिकली करके दिखाया जाएगा। अब मैं मीडियन वाले पे आता हूँ। हाँ, मीडियम रिएक्टिविटी, ये थोड़ा लंबा है और थोड़ा अजीब सा आपको समझना पड़ेगा। मीडियम रिएक्टिविटी की जो मीडियम प्रकार का मैंने मेटल लिया जिसकी रिएक्टिविटी मीडियम प्रकार की थी, उसके अंदर मैंने देखा कुछ आपको इस तरह से कि उसके अंदर कुछ इम्प्योरिटी थी कार्बोनेट की और कुछ इम्प्योरिटी थी सल्फेट की। तब मैंने सबसे पहले देखा उनका टेस्टिंग की, तब मुझे इस बात का पता चला कि उसके अंदर कार्बन प्रेजेंट है। मैंने कार्बन प्रेजेंट देखा तो उसके अंदर मैंने कार्बोनेट का ये डिफिनेशन दे दिया कि उसके अंदर कार्बोनेट है, दे दिया। अब मुझे ये पता था कि उसके अंदर एक स्ट्रॉन्ग कार्बन है, स्ट्रॉन्ग कार्बन हो या वीक कार्बन हो, उसके लिए अपने कैल्सिनेशन करना पड़ेगा। कैल्सिनेशन का मतलब ये होता है कि कार्बन जो अपना जो मेटल है, मैं मानता हूँ मेरे पास जिंक मेटल है, जिंक के साथ ये CO जुड़ा हुआ, अब ये इसके साथ अटैच है, तब इसको अलग करने के लिए मैं एक ऑक्साइड दूंगा, स्ट्रॉन्ग ऑक्साइड। तब मैंने इसे एक स्ट्रॉन्ग ऑक्साइड के साथ रिएक्शन की, तब मेरे पास मिला मुझे मेटल ऑक्साइड। मेटल ऑक्साइड का मैंने रिडक्शन किया, रिडक्शन करने पर मुझे प्योर मेटल मिल गया। अपने मेटल ऑक्साइड की रिडक्शन करेंगे तब ऑक्सीजन बाहर निकल जाएगी और अपनों को एक प्योर मेटल मिल जाएगा। और तभी मैंने एक मेटल और लिया, उसके अंदर देखा कि इसके अंदर सल्फेट है, सल्फाइड था, मैंने उसका रोस्टिंग किया। अब ये कहेंगे रोस्टिंग क्या है? अब नॉर्मल आपने रोस्टर सुना होगा जो ब्रेड वाला होता है, लेकिन मैं आपको बता दूं ये वो रोस्टर नहीं है, लेकिन कुछ वर्क ऐसा ही करता है। इसके अंदर कार्बन था, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीजन थी, लेकिन इसके अंदर सल्फाइड ऐसा गया, और यहाँ पर भी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीजन ही होगी। एक स्ट्रॉन्ग ऑक्साइड आएगा जो सल्फाइड को बाहर निकाल देगा और अपनी रिएक्शंस जिंक के साथ कर लेगा, मतलब ऑक्सीजन इसके साथ जुड़ जाएगा। जैसे ही ऑक्सीजन इसके साथ जुड़ेगा तो मेटल ऑक्साइड बन जाएगा। मेटल ऑक्साइड बनने के बाद फिर अपने रिडक्शन करके प्योर मटेरियल निकाल लेंगे। और अब अपने पास एक मेटल बचता है अपना, जो क्या बोलते हैं लो रिएक्टिविटी। लो रिएक्टिविटी आपको थोड़ा यहीं बता दूं तो
नहीं, अपने चेंज करके बता देते हैं। आर लिख दिया रिएक्टिविटी का। इसके अंदर क्या होता है कि अपनों को पता चल जाता है कि सल्फाइड प्रेजेंट है। पता चल गया। ये पता चलने के बाद में मैंने क्या कर दी, रोस्टिंग कर दी। अब आपको ये पता है कि रोस्टिंग कर दी तब ऑक्सीजन जुड़ गया, लेकिन मेटल ऑक्साइड तो मिल गया। जैसे मुझे मेटल मिला मैंने उसे रिफाइनिंग कर दी, क्योंकि इसकी रिएक्टिविटी बहुत कम है, तब उस कारण इसका रिडक्शन नहीं हो पाएगा, इसीलिए मैंने इसकी रिफाइनिंग कर दी और इसके अंदर ये हो गया। लेकिन आपको मैं कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताता हूँ, जैसे सिल्वर, चांदी आप सबने देखी होगी, कुछ समय बाद ब्लैक पड़ जाती है, कारण सल्फाइड। इसके साथ ऑक्सीजन रिएक्शन करके, मतलब जो इसके ऊपर कोरोजन होता है वो कौन से कलर का होता है, ब्लैक। आई बात आपको समझ में। और जो कॉपर होता है वो होता है शाइनी ब्राउन। आयरन के अंदर थोड़ा ब्राउन होता है, पर नॉर्मली होता है, डल ब्राउन होता है। और अब नॉर्मली इस बुक के अंदर आपके लास्ट एक टॉपिक है क्रोजन की प्रिवेंशंस। अब प्रिवेंशन करने के लिए, क्रोजन को रोकने के लिए अपन क्या कर सकते हैं, सबसे पहले जिस मेटल को अपना क्रोजन से रोकना है या क्रोजन नहीं होने देना है उसको अपने मॉइस्चर से दूर रखेंगे, उसको पेंट करेंगे, उसको ऑयलिंग करेंगे, ग्रीस करेंगे, और नॉर्मली यहाँ पर ये चैप्टर कंप्लीट होता है। कंप्लीट। और आपको इस चैप्टर के नोट्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वो आप डाउनलोड कर लेना और अच्छी तरह से पढ़ना। बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्ज़ाम। थैंक यू।